हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे भारत की हाइड्रोजन पॉलिसी के संदर्भ में। जो कि भारत की हाइड्रोजन पॉलिसी है वो क्या है, और इसका जो इसको निर्देश दिए जाते हैं वो कौन से मंत्रालय के द्वारा दिए जाते हैं। हाल फिलहाल में ही भारत ने ग्रीन हाइड्रोजन की परिभाषा की भी घोषणा की है। भारत की राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन जो है उसके अंतर्गत ऐसी चीज़ें आ रही जिसके अंदर कि भारत आगे फ्यूचर में जो है हाइड्रोजन से रिलेटेड पावर का जो कि इस्तेमाल अपने बहुत सारे कार्यों के लिए करने वाला है। तो इसके लिए जो कि नोडल एजेंसी है या जिसको कि मिनिस्ट्री बोल सकते हैं वो है नवीकरण ऊर्जा मंत्रालय, जिसके द्वारा इसके दिशा निर्देश उत्सर्जन मानकों को रेखांकित किया जाएगा। और इसके साथ ही आपको ये जानना ज़रूरी है कि इसके कौन कौन से फ़ायदे होंगे, इसके क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। तो अब इसमें जो कि ख़ास चीज़ें हैं, इसमें एक है आपको ग्रीन हाइड्रोजन। तो ग्रीन हाइड्रोजन का इसमें जो कि नाम अधिक आता है, ग्रीन हाइड्रोजन क्या है और इसके फ़ायदे क्या हैं। ठीक है, तो सबसे पहला फ़ायदा इसका होता है ये कि ग्रीन हाइड्रोजन एक रंगहीन है, स्वादहीन है, और साथ ही इसके अंदर जो सबसे अच्छी खासियत है कि ये विषैला नहीं है, मतलब कि ये गैर विषैला है। और जो सबसे अच्छी बात इसके साथ ये है, जो कि एक ऊर्जा के स्रोत के लिए जरूरी होता है, कि ये अत्यधिक दहनशील है। ये अत्यधिक दहनशील भी है ये, जो कि इसके सक्षम प्रयोग को भी दर्शाता है। साथ ही में हरित हाइड्रोजन एक ऊर्जा संसाधन के रूप में भी खड़ा है, जैसे कि पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा और जल विद्युत ऊर्जा जो होती हैं उनके नवीनीकरण स्रोतों का उपयोग होने के साथ एक शब्द आता है जल इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है ना। तो इसके माध्यम से इसको सामने लाया जाता है। और जो सबसे अच्छा फ़ायदा इसका ये है कि इसके जलवायु के ऊपर कोई भी नकारात्मक प्रभाव नहीं है। ठीक है, आगे आते हैं। तो अब इसमें जैसे भविष्य में अब इसके कौन कौन से क्षेत्र में इनके फ़ायदे हो सकते हैं। क्षेत्र मतलब एरिया ऑफ यूज़। अब इसका जो कि प्रयोग है वो आपको ख़ासतौर पे ट्रांसपोर्ट में, एग्रीकल्चर में, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है, तो एग्रीकल्चर में इसका प्रयोग हो सकता है। और उद्योग, एग्रीकल्चर के साथ ही इंडस्ट्रीज़ में भी इसका यूज़ सफिशिएंटली किया जा सकता है। ठीक है, तो ये हो गए इसके यूजेस। ठीक है, और हाइड्रोजन के जो कि प्रकार हैं, टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन। तो इसमें एक तो आपने जान लिया कि जिसका कि हमने सुना कि ग्रीन हाइड्रोजन है, तो उसके साथ ही इसके दो प्रकार और हैं। एक है आपका ग्रे हाइड्रोजन, और सेकंड है आपका ब्लू हाइड्रोजन। ठीक है,
जो कि ग्रे हाइड्रोजन है उसका जो इसको तैयार किया जाता है, इसको कोयले के थ्रू और कोयले और जो कि जीवाश्म जो कि ईंधन जितने भी होते हैं उसके थ्रू ग्रे हाइड्रोजन का उत्पादन हो सक्षम है, संभव है मतलब। और जीवाश्म ईंधन के दहन से बिजली का उपयोग करके, मतलब कि जीवाश्म जैसे जो भी आपका जीवाश्म ईंधन है उसके थ्रू बिजली का, उसके थ्रू जो कि बिजली का प्रयोग करके जो कि जीवाश्म ईंधन है उसके द्वारा जो कि बिजली का उपयोग होके उसको ब्लू हाइड्रोजन, उसके द्वारा ब्लू हाइड्रोजन का उत्पादन संभव है। जैसा कि अभी चीज़ें समझ में आ रही हैं, जैसे कि समाचार में या नई स्टडीज़ में सामने आ रहा है, उसके हिसाब से मैं यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ। हालांकि इसमें एक जो जैसे कि जीवाश्म के थ्रू जो चीज़ें तैयार होंगी, तो इससे आपको समझ में आ रहा होगा इससे कुछ कार्बन उत्सर्जन हो सकता है। लेकिन इसके साथ ही इसमें जो सबसे अच्छी चीज़ रखी गई, कार्बन उत्सर्जन को वायुमंडल में जारी होने से रोकने के लिए भी कुछ प्रौद्योगिकी का जो कि इस्तेमाल इसमें हुआ है, जिसमें कि ब्लू हाइड्रोजन का जब जनरेशन हो और जब जीवाश्म की खपत हो तो वो जो एक प्रोसेस रखा गया है वो ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू कि वायुमंडल में कार्बन का जो कि उत्सर्जन होता है वो एकदम से न्यूनतम हो, जितना हो सके। तो ये कुछ हो गए एरिया ऑफ यूजेस, और ये हो गए कुछ उसके प्रकार हाइड्रोजन एनर्जी के। और अगर इसके बारे में हम अगर समझते हैं तो अब इसमें ऐसी बहुत सी चीज़ें सामने आती हैं जिसके द्वारा कि अनिवार्यता इसकी अधिक हो जाती है। अनिवार्यता क्यों है इसकी? अनिवार्यता क्यों है? ये एक प्रश्न है कि भाई ऐसा इसमें क्या खासियत है कि इसकी अनिवार्यता इसकी है। तो इसमें जो सबसे अच्छी बात है कि ये हाइड्रोजन अतिरिक्त जो नवीनीकरण ऊर्जा के लिए भंडार के रूप में इसका प्रयोग हो सकता है, जो कि सौर और पवन ऊर्जा की रुकावट को प्रभावी ढंग से संबोधित करता है। जैसे कि मतलब कि हाइड्रोजन की जो कि ऊर्जा है, नवीनीकरण ऊर्जा, इसका भंडारण संभव है भारी उद्योगों को। और जैसे कि अगर रसायनों वाले क्षेत्र में अगर स्वच्छ तरीके से अगर हमको काम करना है ऊर्जा के स्रोत के रूप में, तो हाइड्रोजन इसमें सबसे अच्छा है। जैसे भारी उद्योगों में, जैसे मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ अगर, तो भारी उद्योगों में एक स्वच्छ क्षेत्रों में जो कि हाइड्रोजन का जो प्रयोग है, जो हाइड्रो ऊर्जा का हाइड्रोजन का जो प्रयोग है उसमें का एक स्वच्छ और सुरक्षित और स्रोत के रूप में ये सामने आता है, ठीक है। और उसके बाद ही साथ में इसकी जो कि कंपटीशन है, जैसे कि वैश्विक रूप से अगर इसको देखा जाए तो इसका प्रयोग वैश्विक क्षमता के अगर रूप में इसको देखा जाए तो हर जगह इसका प्रयोग जो है एक टिकाऊ ऊर्जा के रूप में, जो कि है बढ़ता जा रहा है, ठीक है। और इसके थ्रू ही और भी यानी भविष्य में इसका प्रयोग, जैसे कि सिंथेटिक, जैसे कि विमानन हुआ, विमान आपको नौट वहन के अंतर्गत भी इसका प्रयोग
जा सकता है। और कार्बन कैप्चर और स्टोरेज, जैसे कि आप समझते हैं, जो स्वच्छ हाइड्रोजन उत्पादन के लिए CCS प्रौद्योगिकी को भी एकत्रित करता है। और इन सब चीज़ों से अंत में यह जो निष्कर्ष निकलता है कि जैसे जैसे भारत की हाइड्रोजन क्षमता को अगर इसको अपनाता है, तो स्वच्छ और टिकाऊ ऊर्जा, स्वच्छ और जो टिकाऊ ऊर्जा होती है, उसका मतलब उसकी दिशा के रूप में, उसकी दिशा की ओर ये गति, तो गति अद्वितीय होगी भारत की। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं जो कि रिलेटेड है। इसमें जो सबसे अच्छा मुझे फ़ायदा लगता है ये है कि जो कि कार्बन फुटप्रिंट है, कार्बन फुटप्रिंट जो है वो काफ़ी जो न्यूनतम होगा, क्योंकि मतलब न्यूनतम बोलने का मतलब ये है कि कार्बन फुटप्रिंट बिल्कुल जब कार्बन वातावरण में जब यानी जाएगा नहीं, तो उस फुटप्रिंट भी बहुत ही जो लिमिटेड हो जाएंगे, और धीरे धीरे जो कि धीरे धीरे बहुत न्यूनतम हो जाएंगे, और उसको और साथ ही ऊर्जा को सुरक्षित करने में आपको फ़ायदा करने में सहायता आपको प्राप्त होगी। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।